Hello friends, myself Rachna Kaul and I'm back again. No, not the continuation, but yes, it's a very important part of the chapter. Clear? That is the we I am here for the CBSE previous year question जो इस चैप्टर से पर्टिकुलरली लिए गए हैं वो हम थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर से किस फॉर्म में पूछे जाते हैं. क्लियर? और बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहूंगी. ठीक है, पहले थोड़ा सा एक जिस्ट देती हूँ आपको. देखो क्या था कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि इफ आई वुड से इन यूरोपियन कंट्रीज व्हाट वाज द सिनेरियो. यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे आई थी मोनार्की. ठीक है, पहले तो मोनार्की थी, फिर मोनार्की से वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब जैसे लुइस फिलिप ने रूल किया था, फिर जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का रिमेंबर किंग विलियम वन को वो बनाना चाह रहे थे कि आप राजा ही रहिए बट एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होना चाहिए. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद यहाँ पे कुछ कंट्रीज में रहा मोनार्की. ठीक है, फिर से मोनार्की रही. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रीज में मोनार्की, कुछ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था. ठीक है, रिपब्लिक बन गई थी. क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है चल रहा था. ठीक है, कुछ कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट भी हो गई थी, मतलब डेमोक्रेसी भी आ गई थी, रिपब्लिक बन चुकी थी. ठीक है, कुछ रिपब्लिक बन गई थी, जैसे रिपब्लिक आपकी फ्रांस. मोनार्की में आपका आ जाता है इटली, देन जर्मनी, देन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इधर आ गया था ब्रिटेन में. क्लियर? तो ये एक एक पॉइंट है. उसके बाद जिस तरह से एक और मैं अगर आइडियोलॉजी के बेसिस पे इस चैप्टर को वाइंड अप करूं तो आपका आ जाएगा. देखो, पहले एब्सोल्यूटिस्ट थे. ठीक है, ये स्पेलिंग चेक कर लेना. एब्सोल्यूटिस्ट जो है मोनार्क्स जिन्हें कहा था, मोनार्की थी. ठीक है, उसके बाद आए जी मॉडर्न स्टेट, जब सिर्फ पावर कुछ एक के हाथ में रहेगी, बस सेंट्रलाइज्ड रहेगी पावर. नेशन स्टेट जब लोगों के हाथों में पावर दे दी, नेशन स्टेट बनना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, ये कुछ इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें. ठीक है, दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, मतलब ये आई एम टेलिंग यू द जेस्ट ऑफ दिस होल चैप्टर ना, तो जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि व्हाट वर द थिंग्स आर गोइंग ऑन. अब मैं आइडियोलॉजी के बेसिस पे देख बताऊं तो कौन सी आइडियोलॉजी थी पहले. कंजर्वेटिव पहले थे बिल्कुल मोनार्क. ठीक है, मोनार्क्स चलते आ रहे थे. फिर आए कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स आए, फिर कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म. ठीक है, कंजर्वेटिज्म आया. फिर आया लिबरलिज्म, लिबरल्स जो लोग थे, लिबरलिज्म आया. फिर लिबरलिज्म के बाद नेशनलिज्म, मतलब इसी के साथ आई वुड रादर से नेशनलिज्म के बाद कॉन्सेप्ट आ गया इम्पेरियलिज्म. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन वाइंड अप द थिंग्स. ठीक है, लिबरलिज्म के साथ कह लो नेशनलिज्म उसी के साथ आ गया था. तो लिबरलिज्म आया, फिर नेशनलिज्म के लोगों में भावना जागी. ठीक है, तो इस तरह से जो है चीजें जो है चली. ठीक है, ये पूरा था एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट से मॉडर्न स्टेट बनी. एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि सारी पास बना के हाथ में, बना के बाद मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट के हाथ में मतलब कि सेंट्रलाइज रही पावर, कुछ ही लोगों के हाथ में थी. उसके बाद नेशन स्टेट, जब लोगों के हाथ में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी. फिर यहाँ पे मोनार्क, राजा का रूल्स चल रहे थे. ठीक है, कहीं ड्यूक थे, कहीं किंग्स थे, कहीं. ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिज्म आए, फिर लिबरल्स लोग आए. लिबरल होने के बाद फिर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर इम्पेरियलिज्म जो आपने इनमें देखा वो कॉन्सेप्ट आया. क्लियर? तो नाउ आई विल recapitulate the whole chapter with the help of a timeline. ठीक है,
देखो यहाँ पे 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन चल रहा था। क्या था एक्ट ऑफ यूनियन के तहत? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड प्लस ब्रिटेन, ठीक है, ये बन चुका था ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, ठीक है। उसके बाद फ्रांस में रेवोल्यूशन आया 1789 में, लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी। नेपोलियन ने फ्रांस को रूल किया 1799 में। 1801 में यूके की फॉर्मेशन हुई, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपका नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया, ठीक है, इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड आ चुका था एज पर द 1801। फिर 1804 में, मतलब ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, सब चीजें हर जगह अलग अलग हो रही थी, ठीक है। तभी कहा है ब्रिटेन में जो है एक दिन का रेवोल्यूशन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, बिकॉज दी स्टेटमेंट्स में ये जो क्वेश्चंस जो है ये यूज किए जाते हैं वर्ड्स उसमें, ठीक है। उसके बाद 1807 में जो है भाई 1804 में सिविल कोड, नेपोलियन कोड बहुत अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंप्रूव हो गई, फिर नेपोलियन ने लाया था। 1807 में दौर स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे इटालियन रेवोल्यूशनरी मजीने जो है उनका जन्म हुआ जेनेवा इटली में, ठीक है। 1815 में डाउनफॉल हो गया नेपोलियन का, ठीक है, वो हार गए बैटल ऑफ वाटरलू में, और साथ ही ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई, जिससे दोबारा यहाँ पे आ चुका था कंजर्वेटिव्स का रूल, ठीक है। नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप लाई थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, बट उसके बाद जब ये हार गए तो यहाँ पे दोबारा जो है पावर जो है कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर आ गई। 1830 तक तो कंजर्वेटिव्स ने रूल किया, काफी स्ट्रिक्ट लॉज लगाए, सेंसरशिप लगा दी, किसी को अलाउड नहीं था पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना, स्ट्राइक्स करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट सोसाइटीज जो कि मजीने ने भी बनाई थी, तो इसके तहत जो है रेवोल्यूशन हुए, और क्या हुआ 1830 में फ्रांस में दोबारा रेवोल्यूशन हुआ, जिसके तहत फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में आ गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसके हेड थे कौन, लुइस फिलिप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जब मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें चलानी है। फिर 1830 में ही बेल्जियम जो है आजाद हुआ था यूके से। फिर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन करी गई, जिसके तहत ग्रीस को मिल गई इंडिपेंडेंस ऑटोमन एम्पायर से, क्लियर। फिर 1834 में प्रूशिया का इनिशिएटिव था, एक कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक फ्रीडम कह लो एक तरह से वहां पे आई, ट्रेड जो है, क्योंकि हमने देखा था ये काफी मॉडर्नाइज हो रहा था, चीजों को एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये चीजें आई। 1845 में भी वीवर्स ने कर दिया रिवोल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये दे रहे थे कम सैलरीज, काम इतना निकाल रहे थे, लो वेजेस दे रहे थे वीवर्स को। 1848 दौर था रेवोल्यूशंस का, तो भाई पेंटिंग बना डाली, एक यूटोपियन बना डाला, किसने, फ्रेडरिक सोरो ने, जहां पे बहुत सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज holding their country's national flag, wearing their national costume and marching towards the Statue of Liberty, जिसका और नीचे थे सारे क्राउन और मुकुट वगैरह, जो शो कर रहा था कि अब मोनार्की खत्म, डेमोक्रेट्स रिपब्लिक कंट्री बनने का जमाना आ गया, ठीक है। ये एक यूटोपियन था। 1848 में फ्रांस में हंगर, हार्डशिप और बहुत रिवोल्ट हो गया स्टार्ट, जिसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हट गई और यहाँ पे आ गई, फ्रांस बन गया रिपब्लिक। लोगों ने सारा दोष लुइस फिलिप पे डाले, लुइस फिलिप भाग गया, वो मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है। इसी के तहत इंसिडेंट हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, लोग चल पड़े फ्रैंकफर्ट में, वहां सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किंग के आगे प्रेजेंट करा 831 मेंबर्स ने, बट किंग ने कर दिया रिजेक्ट। कौन से किंग ने? किंग ऑफ प्रूशिया ने रिजेक्ट कर दिया, भाई मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग की पावर्स हो रही थी लिमिट, इसीलिए, ठीक है। 1859 में जो है दौर स्टार्ट हो गया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, तो यहाँ पे कैवर ने सर्दिनिया पार्डमेंट जो है वो इटली के प्रिंसली स्टेट्स का जो डायनेस्टी थी वो, तो उनके तहत ऑस्ट्रिया को हराया और 1870 तक इटली को यूनिफाई करा, और
1861 मतलब 70 तक उनको यूनिफाई करने में टाइम लग गया। विक्टर एमानुअल टू को बना दिया इटली का यूनाइटेड थी, ठीक है। इटली और जर्मनी में राजाओं ने जिम्मा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी टू मेक दीज कंट्रीज नेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई। यहाँ पे 7 ईयर्स लगे, 7 ईयर्स वॉर, ठीक है, 3 वॉर्स लड़ी गई थी। प्रूशिया का किंग विलियम वन को यहाँ पे प्रोक्लेम कर दिया एम्परर ऑफ जर्मन, ठीक है, तो वर्सलिस में। फिर 1901 तक जितने भी स्लाव नेशनलिज्म थे उन्होंने हैब्सबर्ग एम्पायर था, वैसे तो ज्यादातर ऑटोमन एम्पायर था, तो ऑटोमन एम्पायर से आजादी ले ली थी 1905 तक। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट आई रिकैप्चुलेटेड। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जिससे हमें पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, कौन से टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। और एक एनालिसिस बता दूं मैं अपना कि यूजुअली लिबरलिज्म से ज्यादातर क्वेश्चन अब तक काफी पूछे गए हैं, कुछ ना कुछ इस आइडियोलॉजी के बारे में पूछा गया है, तो कीप इन माइंड। फर्स्टली वी विल सी द 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट by the last quarter of the 19th century in Europe. Analyze the statement with the example 2016 में। देखो स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे बाल्कन्स रीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे पूछा गया कि भाई कैसे आइडियोलॉजी चेंज हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन का है। नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम more rational and efficient. Analyze the statement with arguments. डेफिनेटली सिविल कोड की बात की गई है, आपने यहाँ पे सारा सिविल कोड बताना है कि भाई फ्रांस में डेमोक्रेसी की हो गई थी डिस्ट्रक्शन, आ गया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप, लेकिन ट्रिमेंडस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए। तो क्या चेंजेस थे वो आपने यहाँ पे बताने हैं, नेपोलियनिक कोड 1804, ठीक है। हिस्ट्री में डेट्स अगर आपको याद हो, वैसे तो याद करनी है, और डेट्स अगर लिखते हो अपने आंसर में तो इट गिव्स वेटेज टू योर आंसर, इट लुक्स गुड, ठीक है। एनालाइज द मेजर एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग अस द फ्रेंच पीपल। इसी का अदर वे है 5 steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people 2017 में। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको वही ला पैत्रे, लीसित्योने, न्यू हाइम्स, मार्टियर्स डे कमेमोरेटेड, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस ऑफ वीना के ऊपर है। हु होस्टेड? ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट किया था, ठीक है। एनालाइज द मेन चेंजेस, जो भी उसके तहत हुआ था, बॉर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी, फ्रांस को कंट्रोल किया था, ठीक है। तो ये सारे क्लॉजेस के फॉर्म में पूछा है। एक देखो अदर वे है 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दीज आर सम ऑफ द 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। वन फ्यू मोर वी हैव नेशन बिल्डिंग, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछा हुआ है, नेशन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है 2017 में। फिर नेक्स्ट, द डिकेड ऑफ 1830 had brought great economic hardships in Europe. Support that statement with arguments. वही फ्रांस वाला आपने इंसिडेंट समझाना है कि वहाँ हंगर, हार्डशिप का प्रॉब्लम आ गया था, पॉपुलेशन माइग्रेशन, ठीक है। Why was the decade of 1830 known as, पूरा 10 साल ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप, क्यों? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बताना है आपने, ठीक है। तो डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल इन द 1830। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तो 5 मार्कर में था, बाकी जो 2 हैं वो आपको 3 मार्कर में पूछे गए हैं, तो इसलिए 3 करके यहाँ पे मेंशन है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स बताने की कौन कौन सी इन लोगों को फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी, आपने वही पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द मेजर एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड, वही आ गया, सेम रिपीटेड है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। फ्रांस में कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। नाउ लेट्स सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन जो है, मेटरनिच रिमार्क, व्हाट मेटरनिच रिमार्क्ड अबाउट द इवेंट्स इन द फ्रांस। When France sneezes, the whole Europe gets cold. ये देखो मेटरनिच के बारे में आपको कहा था, रिपीटेडली पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैंने तो आपको यहाँ पे 1 टाइम ही मेंशन करा है, तो बट इट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली। Who was the main aim? What was the main aim of the revolutionaries of Europe and during their
ईयर्स फॉलोइंग 1815, वही मोनार्की हटानी थी उनको, नेशनलिज्म लाना था, तो ये मेन एम यहाँ पे। फिर एक 2020 के पेपर में, लास्ट टाइम के पेपर में पूछा है कि कौन सी वहाँ इमेज बना दी गई है। वैसे तो इस साल इमेजेस जो है, इमेजेस वाला क्वेश्चन कट गए हैं, तो उसमें बताना है स्टैच, उसमें जर्मनिया बना था, तो जर्मनिया जो है वो क्या डिपिक्ट करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको एक आंसर बताना है। फिर कौन सा ऐसा, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनल फीलिंग अमंग द एडुकेटेड एलाइट अक्रॉस इन यूरोप 1830 1848। ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने जो है लोगों के अंदर जो है, जो मिडिल क्लास थी उसको एक नेशनलिज्म की फीलिंग ला दी थी, ठीक है। 2016 में पूछा गया था, हु वाज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। फिर व्हाट इज एन एलिगोरी, स्टेट एनी वन एग्जांपल टू क्लैरिफाई द सेम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe gets cold। तो ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसमें भी मेटरनिच में आपको कहा था वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसको उनको अच्छे से लर्न करना है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ये भी पूछा गया है। देन वी हैव द शॉर्ट क्वेश्चंस, सी इट वेरी केयरफुली। Who was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles 1871? Then explain, देखो रोमांटिसिज्म से। अब आप नेक्स्ट इसका आधा वे क्वेश्चन पढ़ो तो यू विल नॉट गेट, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे कहीं वर्ड रोमांटिज्म नहीं लिखा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है बेसिकली, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली through wars and territorial expansion. Culture also played an important role in creating the idea of nation. Obviously, when they are talking about the culture, तो आपको रोमांटिज्म के बारे में पूछा गया है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। रोमांटिज्म से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देन विजुअलाइजिंग द नेशन से फीमेल एलिगरी, कैसे फिगर्स जो है एक एलिगरी ऑफ द नेशन कैसे बन गई, एनालाइज करिए, ठीक है। देन अगेन रोमांटिसिज्म से ही क्वेश्चन है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, तो आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रोमांटिसिज्म से ही है। फिर आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, सपोर्ट द स्टेटम। अब यहाँ पे लिबरलिज्म का क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस आई हैव बीन डिस्कस्ड विद यू, दीज फ्यू क्वेश्चंस मतलब पॉसिबल नहीं था, देयर वर मेनी मोर क्वेश्चन, तो आपको नोट्स में वो प्रोवाइडेड होंगे, मिल जाएगा वहाँ पे इसके आंसर्स भी, और इनके जो है क्या कहते हैं इसके, हाँ, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऑल इन ऑल, इफ आई वुड एनालाइज द होल सिनेरियो, आई वुड रादर से लिबरलिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इट डजंट मीन आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे, जो मैं सिर्फ एक एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। फिर दूसरा क्या है कि आपने ईयर्स का लिखना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप जो भी इंसिडेंट पढ़ो तो ईयर भी ध्यान में रखो, क्रोनोलॉजिकल में पढ़ो या हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्म में पढ़ो, बोथ आर द कन्वीनियंट मेथड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, how the Europe gets the feeling of nationalism and how it turns to a nation state. So I hope the chapter is very much clear to you. Thank you, and have a nice day.